हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की गणित। ये हमारा पहला चैप्टर है और ये हमारी पहली ही क्लास है ना। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 1। इस सीरीज में हम संपूर्ण गणित को पढ़ेंगे 10वीं की, है ना, जहां हम सबसे पहले हर अध्याय का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका संपूर्ण, है ना। उसको हम उसके सारे अध्याय के कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस अध्याय में वास्तव में है क्या और इस अध्याय के सवालों को हमें कैसे हल करना है, ठीक है। और संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ इस अध्याय को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में जो भी हम अध्याय पढ़ेंगे उसके संपूर्ण उदाहरण भी हल करेंगे और प्रश्नावली जो होंगी उसके संपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में सब लोग जुड़कर इस अध्याय की इन सीरीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में जी हमारा पहला अध्याय है कक्षा 10वीं। अध्याय पहला है हमारा क्या, वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हमने कक्षा 10वीं की जब हम परीक्षा के समय इस अध्याय को पढ़ रहे थे उस समय भी हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। क्योंकि ये अब हम इसको संपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्लासों को पढ़ेंगे तो इसमें हम फिर से पुनः एक बार संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हल करेंगे, है ना। तो जैसा कि अध्याय का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के पहले और भी संख्याएं आती हैं, तो इसको बिल्कुल हम शुरू से डिटेल से इस अध्याय को पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम गणित की शुरुआत जहाँ से हुई है ना। शुरुआत तो बहुत पहले से हुई है, लेकिन अपन इसमें जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि गणित हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं की गणित, है ना। अब गणित जो है वो किस पर आधारित है, अंकों पर। और अंक किस पर आधारित है, संख्याओं पर। संख्याएं किस पर आधारित है, अंकों पर। तो हमें सबको पता है कि गणित में 10 अंक होते हैं। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हमारे पास 10 अंक है, ठीक है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। तो सीधी सी बात कि इन अंकों की सहायता से क्या बनती है, जी क्या है हमारे पास, अंक। जी क्या है हमारे पास, अंक है। और इन्हीं अंकों की सहायता से क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। तो आज हमें वही पढ़ना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यदि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर धन अनंत की हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो धन 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या इन दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको कुछ पुस्तकें दी और हमने आपसे बोला कि इन पुस्तकों की संख्या बताओ, इन पुस्तकों को काउंट करो कि ये पुस्तकें कितनी हैं। तो आप जब पुस्तकों को गिनना शुरू करते हैं तो आप 0 से तो नहीं गिनते कि 0, 1, 2, 3, 4। हम पुस्तकों को गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी भी वस्तुओं को, व्यक्तियों को या किसी भी संख्याओं को, मतलब हम काउंटिंग में करते हैं, है ना, गिनने में करते हैं, तो उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्या कि वे संख्याएं, आप नोट्स बना रहे होगे तो आप लिखिए, मैं आपको यहाँ पर बोल दूंगा कि क्या कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, या दूसरे शब्दों में वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं क्या कहलाती हैं, 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से, 1 से शुरू होकर, 1 से शुरू होकर कहाँ,
धन अनंत तक जाती हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इसको संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एक रेखा, इस पर हम लिख देंगे संख्याएं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? धन अनंत तक। तो जी क्या कहलाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा। आइए स्टार्ट सेकंड पढ़ते हैं इसका। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? तो पूर्ण संख्याओं को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्हीं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं में ही जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कहाँ से होती हैं? 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम क्या कर देंगे? 0 और शामिल कर देंगे। जो 1 से शुरू होकर धन अनंत की हो जा रही थी, हम बोल देंगे 0 से शुरू होकर। अब क्या होती हैं? 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? धन अनंत तक जाती हैं। इनको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो ये रही हमारी रेखा, इस पर लिख देंगे हम संख्याएं। तो हमने क्या किया? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप कहाँ तक? धन अनंत तक। तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 और शामिल कर देने से बना संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं शुरू हो रही थी कहाँ से? 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जा रही थी। ये 0 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अपन क्या? पूर्णांक संख्याएं। तो इसको रफ करते हैं ऊपर से, है ना। इसके बाद आती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएंगी? जैसे हमारी पूर्ण संख्याएं क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जा रही थी, इसमें 0 शामिल कर दिया, तो 0 से धन अनंत तक क्या कहला रही थी? पूर्ण संख्याएं। सेम उसी प्रकार इसमें थोड़ा सा और अंतर आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि सभी धनात्मक, धनात्मक का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, और 0 और सभी ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बना समूह। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, शून्य एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बना संख्या समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं या कहलाता है। मतलब पूर्णांक संख्याएं, इसमें क्या आ जाएंगी? सभी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं। संख्याएं देखो क्या क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं, जैसे हम संख्या, इसकी हम संख्या रेखा बनाएं, किसकी? हम पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा बनाएं, तो सभी धनात्मक, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? धन अनंत तक। जी हो गई सभी धनात्मक संख्याएं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और क्या? शून्य, इसमें शून्य और शामिल कर दें तो क्या ये हो गई? पूर्ण संख्याएं। और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या मतलब ऋण 1, ऋणात्मक संख्याएं किस ओर चलती हैं? बाईं ओर। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट 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 ऋण इन्फिनिटी तक। तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं। क्या है? सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं। जी सभी ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बना संख्या समूह क्या कहलाता? हमारा पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। इसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसको होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्याओं को, और प्राकृतिक संख्याएं थी उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या? पूर्णांक संख्याएं थी। इसके बाद बात करते हैं जी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। या हम परिमेय संख्याओं की बात करें, है ना, तो इसको रफ करते हैं। परिमेय संख्या है, इसको भी रफ कर दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समझते हैं क्या परिमेय संख्याएं। और हाँ, एक बात और, जब हम पूर्ण संख्याएं लिख रहे थे, है ना, तो हमने जीरो को अलग से इसलिए बोलना पड़ा। हमने बोला सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को शामिल कर देने से मिलकर बना जो संख्या समूह होता है वो क्या होता है? हमारा पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन जब हमने इनको बोला तो हमें शून्य अलग से बोलने की आवश्यकता पड़ी, है ना। हमने बोला सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य, तो इसलिए हमें शून्य अलग से बोलने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है ना। शून्य ना धन का होता है ना ऋण का होता है, इसलिए हमें शून्य को अलग से बोलने की आवश्यकता हुई थी। इसके बाद हम समझते हैं क्या परिमेय संख्याएं। तो इसके बाद हेडिंग लगाते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं, यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना, कि वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। चलो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं, और एक शर्त हो जाती है, जहां मतलब यहाँ पर जहां q नॉट इक्वल, मतलब जी बराबर जीरो, मतलब नॉट इक्वल का मतलब है q जो है, q कहाँ पर है? हर में है ना, तो हर जीरो के बराबर ना हो, q नॉट इक्वल जीरो हो। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या है परिमेय संख्याओं की परिभाषा? क्या है? वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं, जहां q नॉट इक्वल जीरो हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए p/q इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जी p क्या है? ऊपर है, और q क्या है? नीचे है। इसका मतलब जी क्या है? अंश है, और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो यहाँ पर p हो जाएगा अंश और q हो जाएगा हर। तो संख्याएं कैसी होनी चाहिए? p/q की, मतलब बटे की संख्याएं हैं। और क्या बोला है? जहां q बराबर नहीं हो जीरो के, मतलब जो हर, q क्या है? हर, और जो हर में लिखा होता है हर कैसा नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला उसने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि यदि हर जीरो के बराबर हो जाता है तो हम जानते हैं किसी संख्या में जीरो से भाग लगा देने पर उत्तर क्या आता है? अपरिभाषित आता है। यदि हम जैसे मान लो 5/0 कर दें, तो 5 में जीरो से भाग लगाने पर उत्तर क्या आएगा? इन्फिनिटी, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित उत्तर आएगा। और ये अपरिभाषित जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। इसलिए शर्त क्या होती है कि वे संख्या p/q के रूप की तो हो, जैसे 5/6 हो सकता है, 7/9 हो सकता है ना, ये संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। यदि q जीरो के बराबर हो जाता है तो उसको हल करने पर उत्तर क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। और चूंकि अपरिभाषित एक अपरिमेय संख्या है, तो समझ पाओगे। तो इसके लिए यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 7/5, 9/10, 11/4, इस प्रकार से जी क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आप कैसे भी उदाहरण, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, जी हो सकती है, 0/7 जी हो सकती है ना, 0/4। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो जीरो आ गया। हाँ, तो उसने शर्त में क्या बोला है कि क्यों जीरो ना हो, मतलब ये हर वाली संख्या जीरो ना हो, अंश जीरो हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा, परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो आप पूछोगे कि सर क्या 2 भी एक परिमेय संख्या है? क्या 5,
सिर्फ 5 एक परिमेय संख्या है, 8 सिर्फ एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम भाग में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाने पर वही उत्तर आता है ना। तो यदि हम इसके बटे में 1 लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे, इसके बटे में 1 लिख देंगे, तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी संख्या थी वही रहेगी। और देखो, जैसे हमने बटे में 1 लिखा, ये कैसी बन गई? P बटे Q के रूप की बन गई। और जैसे ही P बटे Q के रूप की बनती है तो क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, समझ पाए होगे। अब आगे पढ़ते हैं इसी में अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या में पढ़ते हैं क्या? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप की नहीं होती, या इसको हम साफ करते हैं, अलग से इसकी परिभाषा लिखते हैं, है ना। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी? वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं। अंडर रूट आप समझते हो, इसको बोलते हैं रूट, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रूट, हिंदी में बोलते हैं करणी, या इसी को बोलते हैं वर्गमूल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? करणी, रूट या वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है, यदि वह किसी संख्या का वर्ग है तो बाहर निकल आएगी। मतलब जी 1/2 की घात से करणी का मतलब होता है 1/2 की घात। मतलब जिस भी संख्या पे करणी लगी हुई है, इसका मतलब उस पर 1/2 की घात लगी हुई है। जैसे मान लो ये लिखा है 25 और 25 के ऊपर करणी लगी है, इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 25 के ऊपर 1/2 की घात। और ये जिस संख्या पर लगी होती है, यदि उसको बाहर निकलना है तो वह वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। वह संख्या कैसी हो? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। मतलब किसी संख्या का वर्ग, जैसे 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का मतलब है 5 के ऊपर 2 की घात, मतलब 5 का पूर्ण वर्ग है जी। 25 जो है 5 का पूर्ण वर्ग है, तो वर्ग से करणी कट जाएगी और बाहर क्या आ जाएगा? 5। और हम एक वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कि ये वर्ग से करणी क्यों कट जाती है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, है ना। तो वर्ग से अपन ने करणी काट दी, बाहर क्या निकल आया? 5। बाहर क्या निकल आया? 5। और 5 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो हम क्या लिख रहे हैं? वे संख्याएं जो करणी के अंदर बंद हो, इसको बोलते हैं करणी। करणी के अंदर बंद हो और पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 25 तो पूर्ण वर्ग थी, यदि हम लिख दें इसके अंदर 26, तो 26 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। एक बार और पुनः हम इसकी परिभाषा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, करणी भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हैं और पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। यदि हम अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखेंगे, यदि हम अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो दशमलव के बाद ऐसे अंक आ जाए जो रिपीट ना हो और दशमलव प्रसार शांत ना हो। दशमलव प्रसार शांत को हम एक इसमें इसी में समझ लेते हैं ना। देखिए उदाहरण के लिए भी हम पहले लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, किसके? इसके एग्जाम्पल की बात करें, यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख लेना। हम आपको बोल देते हैं कि वे संख्याएं जो कि वर्गमूल के अंदर होती हैं और पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यदि हम दशमलव के रूप में बात करें, तो वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √5, √7, √10, √15, है ना। ये क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या। आप बोलोगे सर पाई क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 22/7। 22/7 क्या है? P/Q के रूप की है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, तो देखिए जो पाई जो होता है, पाई का जो मान होता है 22/7, ये बिल्कुल क्लियर
बिल्कुल सही मान नहीं है, जो उसके बहुत पास मान होता है, इसलिए उसको मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई, लेकिन यदि इसका अभी तक बिल्कुल क्लियर मान नहीं निकला है, लेकिन ये उसके पास वाला मान है, इसलिए पाई के मान को क्या बोलते हैं कि पाई का मान 22/7 है। चूँकि 22/7 क्या है, एक p/q के रूप की संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन जब पाई की बात करते हैं तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन्फिनिटी ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 5.10562760 ऐसे आगे भी, ये 3 डॉट बता रहे हैं कि 3 डॉट बता रहा है कि ऐसी संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। ये 3 डॉट लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं ये ख़त्म नहीं हो रही। दशमलव के बाद की संख्या ऐसे आती जाएंगी, दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आती जाएंगी। तो इस प्रकार के दशमलव को बोलते हैं अनावसानी अनावृत्ति, मतलब शांत नहीं बोलेंगे। यदि मान लो दशमलव के बाद ये जो संख्याएं आ रही थी ये आना बंद हो जाती तो उसको बोल देते हम शांत दशमलव। लेकिन इसका दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो रुक नहीं रही, वो आती जा रही है। 3 डॉट लगे हुए हैं, ये 3 डॉट इसी बात को बता रहे हैं कि ये दशमलव वाली संख्या ऐसे आती जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, इसके प्रसार का मतलब होता है इसके बाद की संख्या शांत नहीं हो रहा, तो ये क्या है अनावसानी। जो दशमलव प्रसार शांत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अनावसानी। और ना ही दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनावसानी अनावृत्ति। अगर रिपीट हो रहे तो आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अनावृत्ति। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो अनावसानी अनावृत्ति होता है, वे संख्याएं भी किसके अंतर्गत आती हैं, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए एक और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 7.200020002000 डॉट। ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7.2 फिर 1 शून्य फिर 2 फिर 2 शून्य फिर 2 फिर 3 शून्य फिर 2 फिर 4 शून्य, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब यदि हम रोकना चाहें तो हम दशमलव के बाद की संख्याएं रोक नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर कैसे रोकेंगे, तो रोकने का एक तरीका होता है कि जो अंक रिपीट हो रहे हैं हम उस पर बार लगा दें। आप बोलोगे सर जी बार क्या कहलाता है, अभी हम उसको बार के बारे में बताते हैं ना। तो चलो अच्छा देख लेते हैं बार क्या कहलाता है। बार क्या कहलाता है, देखिए जैसे हमने लिखा 7.555555 डॉट। जी क्या लिखा है 7.555 और डॉट। इसका मतलब जी डॉट यदि हम हटाएंगे तो ऐसे 5 आते जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि 7 के बाद क्या आ रहा है 5 बिल्कुल आते जा रहे हैं। तो यदि हम रोकना चाहें तो इस एक बार 5 लिखकर क्या किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही, सिर्फ 5 की पुनरावृत्ति हो रही, तो 5 लिखकर इसके ऊपर एक डंडी खींच देंगे। इसके ऊपर जी आपने लाइन खींची है, रेखा बनाई है, इस रेखा को बोला जाता है बार। जिस अंक पर यह रेखा लगी होती है इसका मतलब होता है कि वह अंक बार बार आ रहा है, इसलिए हम उसको बार लगाकर, इस रेखा को बार बोला जाता है, बार लगाकर रोक देंगे। तो जिस संख्या को या जिस दशमलव प्रसार को बार लगाकर रोका जा सकता है वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। जिसको हम बार लगाकर रोक सकते हैं वह परिमेय संख्या होगी। ये एक और उदाहरण, जैसे हम लिखा 7.563 डॉट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद कौन से अंक रिपीट हो रहा है 563, फिर आया 563, फिर आया 563, मतलब 563 ऐसे डॉट 3 डॉट लगे हुए, 3 डॉट लगाते हैं। इसका मतलब जी आते जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे 563 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसको हम बार लगाकर दशमलव को रोक सकते हैं। इसका मतलब है जी जिन संख्याओं को हम बार लगाकर रोक सकते हैं वह क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखो इस संख्या को, इसमें आप किस पर बार लगाओगे, आप इस पे किस पर बार लगाओगे, आप बोलोगे सर कि 20 आया, फिर यहाँ पर तो 200 आया, फिर यहाँ पर 2000 आया, फिर यहाँ पर 20,000 आया। यदि आप बार लगाओगे तो किस पर लगाओगे, 20 पर। इसका 20 पर बार लगाओगे, इसका मतलब 20 आएगा। लेकिन इसमें तो फिर 200 आ रहा, फिर 2000 आ। तो इस संख्या को हम बार लगाकर नहीं रोक सकते, इस संख्या को बार लगाकर नहीं रोक सकते, इसको हम बार लगाकर रोक सकते हैं। तो जी जिसको हम बार लगाकर रोक सकते हैं जी कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है। और जिसको हम बार लगाकर नहीं रोक सकते हैं जी कहलाएंगे हमारी अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, जिस
का दशमलव प्रसार शांत होता है, जैसे लिखा 7.5, देखो 7.5, इसके बाद ना कोई अंक आ रहा है और ना ही डॉट 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 लगे हुए, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। इसके दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, इसके दशमलव प्रसार को अनावसानी, जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है उसको बोलते हैं अनावसानी, उसको क्या बोलते हैं, अनावसानी। और लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही तो अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति, इसको बोलते हैं अनावसानी, अनावसानी अनावृत्ति। और इसको बोला जाता है, इसको शांत, शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, 7.5, 3.205 है ना, 5.0001, तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसमें जिसमें दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा, जो 3 डॉट लगे हुए हैं, यदि पीछे 3 डॉट लगे हुए मिल जाए या बार लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि वो दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा। शांत नहीं हो रहा तो क्या कहलाएगा, अनावसानी। लेकिन बार लगा हुआ है या फिर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही तो अनावसानी आवृत्ति। और इसमें ना तो बार लगाकर रोका जा सकता है, ना ही कोई अंक की पुनरावृत्ति हो रही, हर बार बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनावसानी अनावृत्ति। ठीक है, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है या जिसको बार लगाकर रोक सकते हैं वो भी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिसको दशमलव को हम बार लगाकर नहीं रोक सकते हैं या फिर जो दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है वो क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ पाए होगे। तो आपने क्या सीखा, आपने प्राकृतिक संख्याएं सीखी, पूर्ण संख्याएं सीखी, पूर्णांक संख्याएं सीखी, परिमेय संख्याएं सीखी और अपरिमेय संख्याएं सीखी, और साथ साथ आपने दशमलव प्रसार को भी समझा और आपने बार को भी समझा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे अध्याय का नाम है। अध्याय का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। यदि इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाते हैं, अब इनकी बात करते हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। एक बार अपन बात करते हैं, एक बार बात करते हैं कि वास्तविक संख्या, चलो थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के बात करते हैं। जैसे आपके अध्याय का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक बार इसका अपन चार्ट बनाएं जिससे संख्याओं की बात करें, है ना, संख्याएं। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक, जो आपके अध्याय का नाम है, वास्तविक मतलब रियल नंबर, रियल का मतलब जो रियली में है संख्याएं, वास्तव में जो संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो वास्तव में है नहीं लेकिन हम उनकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम रात में सपना देखते हैं, सपना क्या है, हमारे दिमाग की एक कल्पना मात्र है, वो वास्तव में है नहीं, वो संख्या है ना। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में जो होता है वास्तव में वो होता नहीं है, सिर्फ वो क्या है, हमारी एक कल्पना मात्र है, वो हमारी कल्पना में था, है ना। ऐसे ही काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं वो वास्तव में वो संख्याएं होती नहीं, सिर्फ वो संख्याएं कैसी हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, है ना। और रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में हैं उनको रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जो संख्याएं हैं नहीं उनको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो आप कक्षा 10वीं में इस टॉपिक को तो पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं को तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं हैं, जो स्टूडेंट 11वीं में साइंस सब्जेक्ट लेंगे और साइंस सब्जेक्ट में भी गणित समूह को लेंगे तो इसमें
काल्पनिक संख्याओं को गणित में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जब वहाँ पर उसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं करके उसका नाम है, और उसी के अंतर्गत हम इसको क्या पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याओं को पढ़ते हैं। तो लेकिन 10वीं तक के लिए हमारे लिए सिर्फ क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को तो आप कक्षा 11वीं पढ़ोगे, हमें पढ़ना है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्याएं में क्या क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह भी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह भी परिमेय संख्याएं हैं, और जो पूर्णांक होती हैं वह भी क्या हैं, पूर्णांक है ना। जी, तो संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंतर्गत ये तीनों आ जाती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। आपने अलग से समझिए। तो आइए बात करते हैं अब इस पर, हमारी वास्तविक संख्याओं पर, है ना। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह दो प्रकार से मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हम कह सकते हैं, यदि हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा की बात करें तो आप लोग लिख सकते हो, वे संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं तो आप पढ़ चुके हो, अपरिमेय संख्याएं आप पढ़ चुके। यदि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपसे एक दो सत्य हाँ या ना में जवाब लें, तो हम बोलें आपसे कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या जी बात सत्य है? नहीं, जी बात सत्य नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर ये कहाँ जाएंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। तो हम ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जी दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हमारे असत्य हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बोलें कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, हाँ, तो ये सत्य हो जाएगा कि हाँ सभी जितनी परिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ, और जितनी अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं। ये दोनों क्वेश्चन सत्य हो जाएंगे, लेकिन इसके उल्टे असत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी इसका वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन। अब चलिए आगे चलते हैं हमारे अध्याय में। वास्तविक संख्याओं में आपको एक पहली प्रमेय है, आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय। आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय क्या है? आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय। बेसिक मैथमेटिकल थ्योरम। तो देखिए, आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय क्या कहती है, इसको समझते हैं। जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है इस अध्याय का, कि आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय कहती है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, इसको अपन अपनी भाषा में समझते हैं कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम उदाहरण समझाते हैं कि आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय क्या कहती है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो भी कैसे, कि इनका जो क्रम होगा, उसी जो अभाज्य संख्याओं का क्रम होता है। जैसे यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें, चलिए अच्छा अपन पहले इसको समझने से पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ लेते हैं। यदि आपको वो समझ में आएंगी तो जी फिर अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्या, जो दो प्रकार की संख्या अपन समझते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो एक, स्वयं तथा किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित हों। हम ये भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अपन अपने शब्दों में समझते हैं कि वे संख्याएं जिसमें एक का और स्वयं का
इन दोनों का छोड़ के किसी एक और संख्या का भाग चले जाए, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें सब में एक का और स्वयं का तो भाग जाता ही जाता है ना। बात आती है कि एक का और स्वयं का छोड़ के इनके अलावा किसी एक अन्य संख्या का और भाग जा रहा है, जिसमें वह संख्या क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला 5, तो 5 में किसका भाग जा रहा, 1 का भाग जा रहा, और किसका, स्वयं का 1 का भाग जा रहा, ठीक है, और स्वयं का 5 का भाग जा रहा है, और किसी और संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे भाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो भाज्य संख्या में क्या आ जाएंगी, 4 है ना, 6, 8, 9, आप बोलोगे सर 9, हाँ 9 भी भाज्य होगी, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है, 3 का, 1 का जाएगा, 9 का जाएगा और 3 का भी जाएगा, है ना। और 12, 15, 16, 18, 20, 21, जी संख्याएं सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें एक स्वयं का और एक का तो जाएगा ही जाएगा। जितनी भी संख्याएं होती हैं जो हमने पूर्णांक संख्याएं समझी हैं, उनमें सब में एक का और स्वयं का तो भाग जाएगा ही जाएगा। हमें सिर्फ पता क्या करना है, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है तो वह भाज्य संख्या है। तो ये सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं की बात करते हैं, जैसे 2, अब बोलोगे सर 2, हाँ क्योंकि ये क्या है, 2 में सिर्फ 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा ना, है ना, तो इसलिए 2 भी क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, है ना, 37, 41, जी क्या हो जाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि इनमें केवल 1 का और स्वयं का, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 1 का और स्वयं का भाग जाए और किसी संख्या का भाग ना जाए, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि इससे जो छोटी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, अभाज्य संख्या। आप बोलोगे सर तो, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को फुलफिल करती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसमें केवल 1 का और स्वयं का भाग जाए, तो इसमें केवल 1 का और स्वयं का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, केवल एक बात अच्छी बड़ी ध्यान से सुनना, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य, बाकी जितनी सम संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों, क्योंकि जो यदि वो सम संख्याएं हैं तो उनमें किसी का भाग जाए चाहे ना जाए, उनमें 2 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो 1 का जाएगा, स्वयं का जाएगा, और 2 का तो जाएगा ही जाएगा, और 2 का भाग जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा तो वो सम संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी और अब भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 का भाग जा रहा तो भाज्य सम तो होगी और भाज्य भी हो जाएगी, है ना। तो केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य। यदि हम बोलें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, है ना, यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो वो हो जाएगी क्या, 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। आप पूछोगे सर 1 क्या है, तो 1 जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जो 1 है ना तो वो भाज्य है, 1 की बात करते हैं तो 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसलिए बात आती कहाँ से, 2 से, तो 2 एक अभाज्य संख्या है और 4 भाज्य और 3 भी फिर क्या है, अभाज्य संख्या। आशा करते हैं आप भाज्य और अभाज्य को समझ पाए होंगे। यदि हम भाज्य और अभाज्य को समझ आए तो इसी के साथ साथ हम सम और विषम को भी समझ लेते हैं। सम और विषम की मात्र कहानी इतनी सी है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या है सम और विषम, आप लोग क्या करना कि सम और विषम को बच्चे क्या करते हैं कि सम और विषम संख्याओं को भाज्य और अभाज्य संख्याओं के साथ मिला देते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप इतना सा याद रखना, सम और विषम की कहानी बस इतनी है, सम और विषम, सम और विषम की कहानी बस इतनी सी है कि यदि 2 से भाग हैं, यदि वह संख्या 2 से विभाज्य हो रही है, उस संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो वह सम है। 2 से भाग जाए, 2 से भाग जाए या मतलब 2 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए तो वो क्या है, सम है। और जो 2 से
विभाज्य ना हो, 2 से विभाज्य ना हो, वह क्या है, विषम संख्या है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आप बोलोगे सर हम इतनी बड़ी बड़ी संख्या में क्या 2 का भाग लगाते रहेंगे, तो आपको 2 से भाग लगाना नहीं है। हम जानते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें 2 का भाग कब जाएगा, जब उसका इकाई, मतलब जैसे हम संख्याएं गिनते तो पीछे से गिनते इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे हम जी संख्या लिखी है ना, जी ऐसी संख्या लिखी तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे गिनते हैं। तो जो पीछे का अंक है मतलब इकाई का अंक है, यदि वह अंक सम है, वह अंक सम अंक है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। यदि वह अंक विषम है तो उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो सम अंक क्या हो जाएंगे, अंक हमारे पास टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं, उनमें से 5 सम हैं और 5 विषम हैं। तो सम अंक कौन कौन से हैं, 0। सम अंक कौन कौन से हैं हमारे, 0, 2, 4, 6 और 8, जी 5 अंक है ना। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक अंक है तो वह संख्या क्या होगी, सम, क्योंकि इनमें 2 का भाग जाएगा। यदि इनमें से 1, 3, 5, 7 और 9 यदि इकाई का अंक इन संख्याओं में से 5 अंकों में से है तो वह क्या होगी, विषम संख्या। मतलब उदाहरण के लिए लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा जी संख्या है ना, जी एक संख्या लिखी, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 क्या है, एक विषम अंक है, तो जी पूरी संख्या भी क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन आगे क्या हमारे आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय। तो आधारभूत अंक गणितीय प्रमेय क्या कहती है कि सभी भाज्य संख्याएं, अब आप लोग भाज्य संख्याएं समझ चुके हो कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो भी क्या है, इनके क्रम के साथ। जो वो उनके अभाज्य संख्याएं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे तो जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, एक क्रम होगा। जैसे मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो ऐसे ही आएंगी 2, 3, 5, 7, ऐसा नहीं कि पहले 13, फिर 2, फिर 3, फिर 5, है ना, इस प्रकार से होंगी। तो आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय क्या कहती है कि सभी भाज्य संख्याएं, क्या कहती है, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित या मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है, और उनका जो क्रम होगा वो क्या होगा, एक अद्वितीय होगा, मतलब उसके क्रम के बिना ये बात सही साबित नहीं होगी थी ना। तो क्या कहती है कि आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय जितनी भी भाज्य संख्या, आप बोलोगे सर क्या भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं आएंगी उसमें। तो देखिए अभाज्य संख्याएं उसने क्यों नहीं बोला, क्योंकि अभाज्य संख्याएं उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब उनमें किसी का भाग जाएगा नहीं, तो वो तो अपने आप में एक अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा जाएगा। उदाहरण के लिए उसको पहले इसका उदाहरण समझते हैं फिर उसका उदाहरण समझते हैं। तो उसने क्या बोला है, सभी भाज्य संख्याएं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना, क्या बोला उसने, सभी भाज्य संख्याएं। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं, आप कोई सी भाज्य क्या हो गुणनखंडित किया जा सकता है, आप हमने क्या लिखा है, किया जा सकता है, ये नहीं कि हो हर बार होना ही मतलब होगा तो, लेकिन आप बोलोगे सर नहीं वो तो ऐसा ही होगा, तो उसने क्या बोला, किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको, जैसे हमने लिखा 8, आप 8 के गुणनखंड निकालोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं आई हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये सारे क्या हैं, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया। जैसे हमने लिखा 12, तो लिखेंगे 2 छिंग 12, 2 तियम 6 और 3 एकम 3। तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो पहले 2 आया फिर 3 आया, है ना। तो आगे बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 60, तो क्या आ जाएगा, 2 तियम
6, एक बार और चला जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 10 का 2 पंजे 10, अब किसका जाएगा 3 का 3 5 15, अब किसका जाएगा 5 का, तो 5 एकम 5 क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2 बार है ना, तो 2 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि गुणा में घात हैं जुड़ जाते हैं, इसके ऊपर 1 की इसके ऊपर 1 की, तो 1 1 1 2 की घात गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए जी क्रम से है, पहले 2 फिर 3 फिर 5, 2 और 3 और 2 और 2, मतलब कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होंगी हम उनके गुणनखंड निकालेंगे। तो यदि हम चाहें तो उनके जितने भी गुणनखंड निकलेंगे सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि सर हम इसके भाज्य गुणनखंड, आपने सारे अभाज्य निकाले, हम भाज्य भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, 60 के हम ऐसे लिख दें, कैसे 4 से लगा दें, आपने 2 से हम ऐसे लगा दें, 4 एकम 4 बचा 2, 4 5 20, और हम लिख दें इसके बाद 15 एकम 15 है ना। तो देखिए सर 4 भी भाज्य है और 15 भी भाज्य, हाँ भाज्य है, लेकिन हमने क्या बोला है, परिभाषा क्या कहती है, किया जा सकता है। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनके सभी गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप चाहो तो कर सकते हो। ऐसी कोई भी भाज्य संख्या नहीं होगी कि जिसके सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य ना हो। कोई भी ऐसी भाज्य संख्या नहीं है कि आप उसके गुणनखंड निकालें और उसमें भाज्य संख्या आ जाए। आप चाहो तो जितने भी उसके गुणनखंड आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड आप बना सकते हो। यही अंकगणितीय आधारभूत अंकगणितीय प्रमेय कहती है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब जितनी जो कोई भी आप संख्या लोगे, चाहे वो भाज्य हो है ना, भाज्य जितनी भी भाज्य संख्या होंगी, जब आप उसके गुणनखंड निकालोगे तो जितने भी गुणनखंड निकलेंगे सारे की सारी कैसे होंगी, अभाज्य संख्याएं ही होंगी। अब आप बात करते हैं कि सर उसने भाज्य बोला, उसने क्या बोला है, भाज्य। अभाज्य क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो तो अपने आप में ही अभाज्य गुणनखंड होंगी। उदाहरण के लिए जैसे हम एक संख्या ले लें अभाज्य, जैसे अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें किसी का भाग न जाए। जैसे हमने ले ली 13, आप 13 के गुणनखंड निकालो, क्या आएगा 13 एकम 13, ये तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या हो गई है ना। जैसे हमने बोला 19 के, तो 19 एकम 19 है ना, तो वही संख्या आएगी कि नहीं, तो वो अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसलिए फिर में सिर्फ क्या है कि सभी भाज्य संख्याएं, बदलना किसको है, भाज्य संख्याएं। तो कोई भी अंक ले लो आप, कितना भी बड़ा ले लो, जैसे हमने ले लिए 400 है ना, इसके निकालें तो 2 दूनी 400, फिर 2 एकम 200, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 50 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा तो 25 है ना। अब इसे हम भाग लगाएंगे तो क्या 5 पचम 25, तो क्या आया 2 गुणा 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 5 है ना। तो देखो इसमें 2 आए और फिर क्या आया 5 आया, तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्याएं ही हैं। ठीक है, समझ पाए होगे। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि उनका क्रम आएगा कि पहले 2 आया फिर 3 आया, फिर 2 आया फिर 3 आएगा फिर 5 आया। तो हमने ये नहीं बोला कि पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 5 आएगा। हमने ये बोला है पहले छोटी संख्या आएगी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो अब यहाँ पर 3 नहीं आ रहा, लेकिन पहले 2 आया फिर 5 आया। अब आप हमसे ये भी बोलोगे कि सर हम पहले 5 भी ला सकते हैं, तो देखिए आप ला सकते हो, लेकिन फिर से हम वहीं पर जाएंगे। थ्योरम क्या कहती है, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है और इनके क्रम में। आप पहले 5 लाओगे फिर 2 लाओगे, लेकिन हमने क्या बोला, आप चाहो तो पहले 2 भी ला सकते थे और 5 ला सकते, लेकिन आएंगे सिर्फ 2 ही और 5। समझ पाए होगे। और जो ये 2 गुणा 2 जी क्या लिखा है, इसको मैं ऐसे लिखे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना। तो हम 2 के ऊपर कितने की घात लगा सकते हैं, 4 की, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 5। ठीक है, ये थी हमारी अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक।